Friends, hope you all are doing good. Today our topic is Indian Contract Act 1872. Indian Contract Act 1872. Okay. In terms of number of pages बहुत बड़ा है, right? But we'll try कि आपको सारा समझ आए. पढ़ेंगे तो इससे इंटरेस्टिंग आपको कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा. आपके पूरे लॉ के पेपर में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट, एक हमारा चैप्टर अगर मैं नाम दूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, टॉपिक वाइज बाइफरकेट किया है, सो दैट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊं, उसके जस्ट बाद उसकी एमसीक्यू हम कर ले. दिस विल बी द पैटर्न ऑफ अवर स्टडीज. इज दिस ओके? क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है ना, सारा चैप्टर मैं आपको एक साथ करा दूं. ठीक है, उसके बाद अगर एमसीक्यू सेशन करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. फिर तो आप खुद से ही कर सकते हैं, मॉड्यूल में ऐसे ही दिया हुआ है, सारे चैप्टर्स एक साथ है, फिर एक लास्ट में एमसीक्यू आपका सेशन दिया हुआ है. तो हम वो स्ट्रैटेजी ना फॉलो करके आज जैसे मैं आपको जो टॉपिक करा रही हूँ, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करती हूँ, तो आज सिर्फ मैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू कराऊंगी. ठीक है, तो कवरेज बहुत ज्यादा है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. इनफैक्ट अभी आप लोग फर्स्ट लेवल पे हैं, सेकंड लेवल पे जब आप लोग जाएंगे अपने एग्जाम में, तब भी ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा. ठीक है, एज ऑफ नाउ कम सेक्शन है, बाद में सेक्शन और बढ़ जाएंगे. इज दिस ओके? आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग? चलिए स्टार्ट करते हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लॉ की पहली क्लास है, तो ये बात समझ लें, जो फर्स्ट हमारा ईयर होता है दैट इज 1872. दैट मीन्स दिस एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1872. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रेडी हुआ. ओके, इन जनरल मैं मुझे बताओ 1872, डू यू थिंक इंडिया इंडिपेंडेंट था? इंडिपेंडेंस तो हमको 1947 में मिली. तो ये जो एक्ट आया है, क्या ये ब्रिटिश पार्लियामेंट वाला है? द पॉइंट इज, आधे से ज्यादा लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, बिकॉज 1947 से पहले जो भी एक्ट आए हैं, माना जाता है कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे, क्योंकि हमारा देश आजाद तो था नहीं, बट स्टिल हमारे पास अपना एक पार्लियामेंट था. तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के बजाय ये इंडियन पार्लियामेंट का ही एक्ट है. इज दिस ओके? बात क्लियर है? अच्छा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सवाल ये आता है कि व्हाई दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, हमको क्यों इतने सारे पेजेस पढ़ने को दे दिया गया, बताइए. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझते हैं? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, देखो, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर उसका बैकग्राउंड नहीं क्लियर होगा तो ऑलवेज एक बोझ लगेगा. अच्छा ठीक है, सिलेबस में है, पढ़ना है, बट इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन अगर आपने समझ लिया तो देखेंगे ये एक्ट आपके लिए कितना ज्यादा रेलेवेंट है. When I say the word contract, it means हमारे आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कुछ डिसाइड हुआ. तो सवाल ये आता है कि अगर किसी एक पार्टी ने अपने बिहाफ पे वो काम पूरा नहीं किया, देन अदर पार्टी क्या उसको स्यू कर सकती है? क्या अदर पार्टी के पास कोई राइट है? ये सारी चीजें हमको यहाँ पे सीखनी है. बात क्लियर है? इज दिस ओके? इतनी बात क्लियर? चलिए फर्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नोट्स में देखेंगे केम इनटू इफेक्ट ऑन सितंबर 1872. ठीक है, सितंबर 1872 से आया. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रेडी हुआ. सवाल आता है इसका ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी. एक्ट से आदत डाल लीजिए, जब भी कोई एक्ट पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको देखना होगा फ्रॉम विच डेट दिस एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस. पहला क्वेश्चन रेडी होता है. दूसरा क्वेश्चन वी विल टॉक अबाउट द ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी. एप्लीकेबिलिटी का मतलब ये एक्ट पर्टिकुलरली कहां कहां एप्लीकेबल है. ठीक है, तो मुझे बताइए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां लगता है? एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. नाउ हर एक एक्ट का ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है. फर्स्ट आपको जो पूछना चाहिए क्वेश्चन, वेदर दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर और एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर. रीजन बीइंग, जम्मू कश्मीर ऐसे अलग क्यों रख देते हैं? उसका लॉ गवर्नमेंट अलग है. अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर रूल नहीं करती है? द रीजन इज, आप एक छोटा सा वर्ड मिस कर रहे हो. आर्टिकल आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन का है जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का स्टेटस देता है. द पॉइंट इज, हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर ऑलवेज बीइंग अ स्टेट ऑफ डिस्प्यूट. ठीक है, वी इंडियंस हम बोलते हैं हमारा है, वो लोग बोलते हैं उनका है. अब सवाल आता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट सारे एक्ट कोई भी एक्ट कैसे बनता है? जब पार्लियामेंट उसको पास ऑन करती है. तो अगर कोई भी एक्ट हम जैसे बाकी जगह लगाते जम्मू कश्मीर पे लगा देंगे तो होगा क्या? वहां के लोग परेशान हो जाएंगे. यार इंडिया में रहो तो बहुत सारे एक्ट हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं, इससे बेटर तो
पाकिस्तान है। दैट इज वाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कोई भी एक्ट, नॉट पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोई भी एक्ट आप ले लीजिए, एनी एक्सप्रेसेड एक्ट, कोई भी एक्ट अगर जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल करना है, फर्स्ट वी हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट। बात क्लियर है? वहां की गवर्नमेंट अगर अग्री करती है देन हमारा ये एक्ट सब जगह लगता है, अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। इज दिस ओके? क्लियर है ये बात? तो दूसरा क्वेश्चन रेडी हुआ हमारा, कौन सी डेट पे आया और कहां कहां एप्लीकेबल है। आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस थिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेक्शंस दिस एक्ट इज हैविंग? दिस एक्ट इज एक्चुअली हैविंग 266 सेक्शंस। आप लोग मॉड्यूल खोलोगे ना, वहां पे आपको डिटेल मिलेगा, ये सेक्शन से ये सेक्शन तक पार्टनरशिप है, यहां से यहां तक सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। तो पॉइंट इज हमको इतना लोड नहीं लेना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा है। व्हेन आई से कॉन्ट्रैक्ट, इसमें हर टाइप का कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग है। तो मैंने आपको पार्टनरशिप में भी सिखाया था दैट दोज सेक्शंस व्हिच आर प्रिसाइसली फॉर पार्टनरशिप, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से हटा के अलग एक्ट बन गया जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इज दिस ओके? तो जो जो स्पेसिफिकली प्रोविजन है उसके हिसाब से अलग एक्ट बन गया और ये क्या रह गया? जनरल एक्ट रह गया। ठीक है, यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जनरल लॉ कौन सा एप्लीकेबल होगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, चलिए एप्लीकेबिलिटी समझ लिया। अब सवाल आता है मैम ये तो बताइए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो लेट्स फोकस ऑन दिस वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? वहां से देखेंगे तो मिलेगा आपको कॉन्ट्रैक्ट मतलब अग्रीमेंट एंड इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, बट रादर देन हम भी ऐसे याद कर ले कॉन्ट्रैक्ट इक्वल अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद वेरी फ्यू एग्जांपल्स। चलिए, A offers to sell his bike to B for a consideration of let's say 30,000. ठीक है, एग्जाम्पल समझ आया? A offers to sell his bike to B for a consideration of rupees 30,000. Is this a contract? Is this a contract? Contract बनने के लिए the point is A ने ऑफर किया है, अभी B को एक्सेप्ट करना जरूरी है। Till the time B इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कि मैंने आपको बोला मैं आपका ये किट है जो 20 रुपीज में परचेज करूंगी, मैंने बोल दिया, बट आपने अभी परमिशन नहीं दी ना अपनी, आप अपनी कंसेंट दोगे तभी तो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। दैट मीन्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट, देयर मस्ट बी सम अग्रीमेंट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने देखा बेसिकली दो एलिमेंट्स है मेरे पास। फर्स्ट देयर हैज टू बी एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? One party will give an offer and another party will accept it. Let's say मैंने आपसे बोला I want to purchase your this thing. अगर आपने डिनाई कर दिया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कहाँ आपके मेरे बीच में? इज दिस ओके? आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस थिंग? तो फर्स्ट थिंग अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट के लिए somebody has to make a offer and other party has to accept it. इज दिस ओके? चलिए, अग्रीमेंट तो बात क्लियर हुई। नेक्स्ट आपको दिया हुआ एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ना एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ बड़ा टेक्निकल टर्म लग रहा है, इसको समझने के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से देयर इज अ पर्सन ए, ठीक है, एंड उसका फ्रेंड है बी। नाउ ए ने अपने फ्रेंड को इनवाइट किया ओवर अ कप ऑफ कॉफी। हो सकता है कि नहीं? ए इनवाइट हिज फ्रेंड ओवर अ कप ऑफ कॉफी। ठीक है, इनवाइट किया मींस ए ने दिया ऑफर। ऑफर फॉर व्हाट? फॉर अ कप ऑफ कॉफी। बी ने एक्सेप्ट किया। ओके जी, बी ने एक्सेप्ट किया, आई विल बी देयर। ओके, नाउ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन गया? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट है क्या सिर्फ अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? रीजन बीइंग लेट्स से ऑन द ड्यू डेट, जिस दिन आना था उस दिन बी डिड नॉट टर्न अप एट एज प्लेस। अभी ए को बहुत बुरा लग गया, जाके कोर्ट में केस कर दिया, सर मैंने उसको ऑफर दिया था, इसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद भी नहीं आया, सर मैंने तेरी मेहनत से कॉफी बीट की और ये आया ही नहीं, अब बताइए कोर्ट पे केस कर सकते हैं ऐसा? रीजन भी दिस इज अ काइंड ऑफ सोशल और पर्सनल कमिटमेंट। बात समझ में आ रही है? ये ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसको कोर्ट इन्फोर्स करा सके। बात क्लियर है? तो सिर्फ अग्रीमेंट से कुछ नहीं होता, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ वर्ड को ब्रेक करे अगर, वो चीज जिसको हम लॉ के थ्रू इन्फोर्स करा सके। बात क्लियर है? लॉ के थ्रू इन्फोर्स करा सकेगा मतलब अगर मैंने कंडीशन नहीं मानी तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जाके मुझे स्यू कर सकती है। बात क्लियर है? इज दिस वेरी ओके?
So not only agreement is required, another important element is enforceability by law. So can I say contract ये दो टर्म से मिलके बना है. अगर सिर्फ enforceability by law है तो enforceability by law खाली नहीं हो सकता, agreement तो बैकअप में होना ही चाहिए. अभी पुराना वाला एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे ए ने ऑफर किया था बी से इसकी बाइक परचेज करने का फॉर 30,000. यहां बी ने एक्सेप्ट किया था. इन दिस एग्जाम्पल लेट्स से लेटर ऑन बी डिनाइड, मना कर दिया. क्यों? क्योंकि दूसरा कोई बायर मिल गया जो कि बाइक 40,000 पे खरीद रहा था. इन दिस केस क्या ए कोर्ट में अप्रोच कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. रीजन बीइंग दिस इज अ अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. लॉज को इन्फोर्स कराएगा, लॉ इसको ऑर्डर देगा, कोर्ट इसको ऑर्डर देगा. मिस्टर बी आप डिनाई नहीं कर सकते, आपको ए को ही सेल करना होगा. इज दिस ओके? क्लियर है ये बात? तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए व्हाट आर द टू एसेंशियल एलिमेंट्स? अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. याद रहेगा ये. चलिए अभी लॉ का पढ़ने का तरीका ऐसा ही है. रादर देन डेफिनेशंस व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, बिकॉज एग्जाम में अल्टीमेटली क्या आएगा? डेफिनेशन पूछेंगे. एट दिस लेवल तो एटलीस्ट नहीं पूछेंगे. अभी क्या है? एमसीक्यू पैटर्न है, तो वो हमको एग्जाम्पल देंगे, केस स्टडी देंगे. और वो एग्जाम्पल्स केस स्टडी क्या होंगे? जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं उन्हीं में से कोई एक सिचुएशन. ओके, अग्रीमेंट का एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. नाउ प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस मैंने आपको सिखाया, कंसिडरेशन नहीं बताया. कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न. ठीक है, ए बी को ऑफर कर रहा है उसकी बाइक खरीदने का फ्री में. बताइए कोई सेल करेगा? यहाँ पे कोई सोशल सर्विस चल रही है? तो फॉर अ वैलिड अग्रीमेंट हम आगे बढ़ेंगे कि हमारे पास क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन. ये जो छोटे छोटे वर्ड्स है ना, इटसेल्फ अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर बन जाते हैं. जैसे कंसिडरेशन अपने आप में एक अलग चैप्टर है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अपने आप में एक अलग चैप्टर है. आज की क्लास बेसिक क्लास है तो हम सिर्फ वर्ड से फेमिलियर हो रहे हैं. ठीक है, आगे बढ़े. नेक्स्ट अगेन सेक्शन 2 भी डिफाइन प्रॉमिस. अभी प्रॉमिस की डेफिनेशन भी आ गई. प्रॉमिस की डेफिनेशन बाद में करेंगे, एज ऑफ नाउ नॉट रिलेवेंट. चलिए, enforceability by law means an agreement to become a contract must give rise to legal obligations. ठीक है. Now आज का हमारा बेसिकली फोकस है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हमने सीखा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बहुत सिंपल, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. नेक्स्ट स्टेप जो आता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, वो हम लिस्ट आउट करेंगे. ठीक है. नाउ दिस इज एज पर सेक्शन नंबर 10. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत है? इफ यू आर एबल टू डू सेक्शन 10 कर लीजिए, नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है. सेक्शन 10 बताता है सर्टेन कंडीशंस, लिस्ट आउट करता है कि ये कंडीशंस तो कंपलसरी होनी चाहिए. चलिए, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज. ना जो पॉइंट्स पे कॉमा लगा हुआ है एक्चुअली वो एक एक पॉइंट है. फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी पहला पॉइंट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट दूसरा, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. नाउ लॉ मेकर्स का क्या है, इतनी सी 3 लाइनें लिख के जो है उनका चैप्टर क्लोज हो गया. अब ये 3 लाइन पे अगले में 3 पेज पढ़ाने वाली हूँ आपको. बात क्लियर है? एक एक पॉइंट जो उन्होंने लिख दिया है वो तो डेफिनेशन हो गई, हमने भी याद कर लिया, बट उसका मीनिंग समझ आएगा जब तक हम स्पेसिफिकली पॉइंट्स डिस्कस नहीं करेंगे. तो फर्स्ट इज हम पढ़ रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. चलिए एक एक बात करते जाते हैं. ये मैं रहने देती हूँ कॉन्ट्रैक्ट का ताकि आपको ध्यान रहे. बात कर रहे हैं एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट इज अग्रीमेंट. इन्हीं दोनों पॉइंट्स को यहां कॉपी करके फिर से लिख दूं. फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट. ये बात क्लियर है? अग्रीमेंट होना चाहिए. अग्रीमेंट का मतलब वन पार्टी हैज टू मेक अ ऑफर एंड अदर पार्टी मस्ट गिव इट्स कंसेंट. ठीक है, दैट मीन्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना जरूरी है. ये बात क्लियर है ना? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस किस चीज के लिए होगी? ईदर फॉर डूइंग समथिंग और फॉर नॉट डूइंग समथिंग. फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने वो बाइक सेल वाला एग्जाम्पल दिया था, वो एक एक्टिविटी थी कि मैं आपकी बाइक सेल करूंगी या परचेज करूंगी. अभी नॉट डूइंग समथिंग अग्रीमेंट कैसे हो सकता है? सपोज दिस कोचिंग क्लास इज ऑलरेडी देयर. अभी मैं यहाँ पे पढ़ाने आती हूँ, मेरा सर से अग्रीमेंट हो सकता है कि मैं इस क्लास के सामने कोई क्लास नहीं खोलूंगी. रीजन भी कंपटीशन बढ़ेगा. ऐसा अग्रीमेंट हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है. तो ये क्या हुआ?
अग्रीमेंट फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग, बात समझ में आई? तो अग्रीमेंट हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए, दूसरा फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग भी आपका अग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है? चलिए, क्रिएशन ऑफ लीगल रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप इज एज गुड एज एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, ठीक है? तो अगला लिख लेते हैं, वर्ड चेंज करना चाहे तो करिए, या फिर यही लिख सकते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट मेड बिटवीन द पार्टीज मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, और ये लीगल रिलेशनशिप क्या करेगी? राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट करेगी। किसी एक पार्टी का राइट होगा, दूसरे का वो क्या बन जाएगा? ऑब्लिगेशन। बात क्लियर है? चलिए, समटाइम्स देयर मे बी एन अग्रीमेंट, लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, which create relationship other than legal ones such as social, personal and religious etc. तो जितने भी इस टाइप के रिलेशनशिप होंगे दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता है। एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल अ हस्बैंड यूज्ड टू लिव अब्रॉड, ठीक है? उसका वाइफ से कमिटमेंट है कि वो मंथली सर्टेन अमाउंट बेसिकली रेमिट करेगा सो एज फॉर मेंटेनेंस, ये बात क्लियर है ना? कुछ टाइम तक वो भेजता रहा, ये इंपॉर्टेंट केस हो चुका है ना, कुछ टाइम तक वो अमाउंट सेंड करता रहा इंडिया में, लेटर ऑन ही स्टॉप सेंडिंग द मनी। अभी वाइफ परेशान, मेंटेनेंस के लिए पैसे तो चाहिए, तो शी अप्लाइड फॉर द कोर्ट, ठीक है? कोर्ट में अप्लाई किया, मुझे बताइए सर हमारा अग्रीमेंट हुआ था कि वो मेरे को सर्टेन अमाउंट सेंड करेंगे, नाउ ही इज नॉट सेंडिंग, तो मुझे बताइए क्या कोर्ट इसके लिए एक्शन लेगी? कोर्ट क्या बोलेगी? आपका घर का मैटर है, घर पे सेटल करिए। द पॉइंट इज कि क्या हो गया, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कोई लीगल रिलेशनशिप को नहीं स्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है? बट यही अगर हम डिवोर्स का केस देखिए, दैट पोस्ट डिवोर्स, डिवोर्स हो जाता है, उसके बाद कोर्ट बेसिकली बोलती है कि आपको इतना एल्यूमिनाई देना पड़ेगा। इन दैट केस इफ द हस्बैंड डिनाई, तो क्या वाइफ एक्शन ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है, क्योंकि वहां पे लीगल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया है। बात क्लियर है? दोनों एग्जाम्पल में छोटा सा डिफरेंस था, डिवोर्स प्रोसीडिंग के बाद और एक पहले, बट इन जनरल क्या आप ऐसे इन्फोर्स करा सकते हो? नहीं करा सकते। बात क्लियर है? पक्का? सेम वे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आता है, हस्बैंड प्रॉमिसेस टू ब्रिंग सम पीस ऑफ ज्वेलरी फॉर वाइफ, लेटर ऑन नहीं लेके आया, तो क्या कोर्ट में केस किया जा सकता है? नहीं कर सकते। ऑल दीज आर पर्सनल नेचर काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? वो यहाँ पे इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे। क्लियर ऑन दिस थिंग? नेक्स्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। एज आई सेड, कोई फ्री सेवा नहीं चल रही है, so for a valid contract consideration must be there. Consideration means something in return. अब कंसिडरेशन का यहाँ पे ना एक टेक्निकल समथिंग इन रिटर्न हम सबको याद रहता है, बट एक टेक्निकल टर्म जो आपको याद रखना है दैट इज क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो, इसका क्या मतलब होता है? इस टर्म का मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हम यहाँ पे सीखेंगे जिसका मीनिंग हमको आना चाहिए, तो प्लीज नोट इट डाउन। लॉफुल कंसिडरेशन बेसिकली टेक्निकल टर्म्स में इसको जो यूज किया गया दैट इज क्विड प्रो क्यो, जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल ए अग्री टू सेल बुक्स टू बी फॉर ₹500। ए अग्री टू सेल बुक्स टू बी फॉर 500, ये बुक्स डिलीवर करेगा कभी? 500 रुपीज के बाद। अब ध्यान दीजिएगा, ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? 500 रुपीज। बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? बुक्स। दैट मीन्स एवरी पार्टी मस्ट गॉट सम कंसिडरेशन, ठीक है? कोई भी फ्री सेवा चल रही है देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग? चलिए, तीन चीजें इनफैक्ट हमारी हो चुकी हैं। नेक्स्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। ना जो आपको डेफिनेशन सेक्शन 10 में क्या लिखा हुआ था, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। All agreements or contract if they are made by free consent, consent के बारे में बात नहीं की, अभी करूंगी। competent to contract मिला, competent to contract that means जो parties contract कर रही हैं they should be competent। अभी competent का मतलब ही हम समझेंगे contractual capacity में, ठीक है? so that आप रिलेट कर पाओ कि जो एक्ट में सेक्शन 10 में जो डेफिनेशन दी वो और ये जनरल पॉइंट्स मैचअप हो रहे हैं। तो contractual capacity से हम क्या समझते हैं? इसको रब कर दूं। कंट्रैक्चुअल कैपेसिटी से क्या समझते हैं? बताइए थोड़ा बहुत।
What do you understand by contractual capacity? See, it's going to be interactive class. एकदम शांत बैठने से नहीं चलेगा. मैं पढ़ाती ऐसे ही हूँ, सब आपसे ही पूछती हूँ. बताइए, contractual capacity. The parties which are intending to enter into a contract, तो वो क्या होनी चाहिए? Competent enough होनी चाहिए. Competent enough का मतलब, don't you think यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं बात करूंगी माइनर की? Can a minor enter into a contract? माइनर के लिए सेपरेट चैप्टर सिखा रखा है आपको. द पॉइंट इज अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे माइनर कॉम्पिटेंट नहीं हुआ. हमको ये देखना है जो भी पार्टीज बेसिकली अग्रीमेंट कर रही है दे शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ. माइनर नहीं हो सकता. अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन ही एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, अनसाउंड माइंड है, आपकी कैपेसिटी नहीं, यू आर नॉट मेंटली साउंड एज ऑफ नाउ. अच्छा, इसके अलावा 2 पॉइंट्स हो गए. तीसरा पॉइंट देख लेते हैं. सेक्शन 11 बेसिकली, सेक्शन 11 का अलग चैप्टर है आपके लिए. एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेड बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट. दैट मीन्स 2 पॉइंट हमको क्लियर है, माइनर एंड अनसाउंड माइंड. उसके अलावा देयर आर सर्टेन डिस्क्वालिफिकेशन जो कोई पर्टिकुलर लॉ लगा देता है. कैसे? सपोज अ पर्सन इज इंसॉल्वेंट. ठीक है, तो कोई एक्ट वहां पे क्या कर रहा है? कंडीशन लगा रहा है कि कोई भी पर्सन अगर इंसॉल्वेंट है तो वो इस टाइप का एक्ट नहीं कर सकता. बात क्लियर है? अच्छा, इंसॉल्वेंट के अलावा और क्या हो सकता है? लेट्स से कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट. ठीक है, इसके अलावा यू कैन नॉट डू कॉन्ट्रैक्ट विद द एलियन एनिमी. एलियन एनिमी समझते हैं? हमने बात की थी समहाउ कंपनी लॉ के टाइम की एट द पीरियड ऑफ वॉर पीरियड के टाइम आप अपनी एनिमी कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो. रीजन में यहाँ से पैसा जाएगा बाहर, उन लोगों के पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, वो ज्यादा गन्स खरीद लेंगे, हम लड़ाई में हार जाएंगे ना. दैट इज व्हाई उन्होंने क्या बोला कि वार पीरियड में आप एनिमी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है. ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने ना, अनसाउंड माइंड, इस पे हम अलग से डिस्कशन करेंगे, बहुत लंबा, ये भी एक चैप्टर है आपका. बट आज हम वेरी सिंपल, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं दे शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट. अगेन ये 5 पॉइंट पे चैप्टर है, कांट हेल्प इट, हर एक पे आपका अलग चैप्टर है. फ्री कंसेंट. नाउ एज आई सेड, यहाँ पे देख लेते हैं फिर से. अग्रीमेंट मीन्स ऑफर एक्सेप्टेंस. ठीक है, एक्सेप्टेंस, यहाँ ऑफर तो पार्टी ने दे दिया. द पॉइंट इज अगर आपने किसी पार्टी की एक्सेप्टेंस इन 5 रीजन से ली है, यू नो, देन क्या होगा? वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा. फ्री कंसेंट का मतलब, एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज मैंने गन पॉइंट पे आपसे आपकी लैंड खरीदी. ठीक है, फ्री में नहीं ले रही हूँ. सी, मैं भी इतनी समझदार हूँ, मैं आपसे बिल्कुल फ्री ट्रांजैक्शन नहीं कर रही हूँ. आपकी लैंड के बदले में मैं आपको 5 लाख रुपए दे रही हूँ. ठीक है, क्या कंसिडरेशन है? द पॉइंट इज गन पॉइंट पे कर रही हूँ, तो क्या आपके पास चॉइस है मना कर देगी? उस टाइम तो ऑब्वियसली हाँ ही करेंगे, बाद में चाहे जो भी एक्शन ले. तो ये क्या कर रही हूँ मैं? थ्रेटन करके आपके कंसेंट दे रही हूँ. इज दिस अ फ्री कंसेंट? ये फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा. बात क्लियर है? तो बेसिकली ये एक एग्जाम्पल था जो बहुत इजीली हम रिलेट कर पाते हैं. इसके अलावा जो आपको दिया हुआ ना, ABCDE मिला आपको? Consent is said to be free if it is not being induced by any of the following factor. Induced मतलब आपने इन फैक्टर्स के थ्रू कंसेंट नहीं ली है तो कंसेंट को फ्री कंसेंट माना जाएगा. द फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, थ्रेटन करना, धमकी देना. जो फर्स्ट आपको दिया हुआ ना, कॉशन, COERCION, इसको कॉशन पढ़ते हैं. ठीक है, तो अगर आपने कॉशन के थ्रू कंसेंट नहीं ली तो क्या बोला जाएगा? फ्री कंसेंट. कॉशन मतलब थ्रेटन, धमकी देके. ओके. अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब, यू नो, डॉक्टर एंड अ पेशेंट. ठीक है, नॉर्मल डॉक्टर पेशेंट की बात नहीं कर रही हूँ, एक पेशेंट जो कि सीवियरली डिपेंडेंट है ऑन अ पर्टिकुलर डॉक्टर. अब डॉक्टर ने उसके डिजीज का एडवांटेज लेकर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, इन दैट केस क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, तेरा आपके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. ठीक है, मैंने अगर आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ? द पॉइंट इज हम दोनों के बीच रिलेशनशिप ऐसी है कि मैं आप पे अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही हूँ और आपने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती है, चलिए जी मैडम को जो है एक नेकलेस गिफ्ट कर देते हैं. अभी आपने मुझे दे भी दिया, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया. ठीक है, यू प्रॉमिसेस टू गिव मी अ नेकलेस, और मैंने क्या किया? यहाँ पे कंसेंट दे दिया. तो बताइए क्या ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा? रीजन बीइंग आपकी कंसेंट फ्री नहीं थी. ओके, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक, ये सब हम डिटेल में सीखेंगे. सिंपल बात है,
व्हेन आई से कॉन्ट्रैक्ट इट मींस कंसेंट शुड बी फ्री। आप धोखे से कंसेंट ले लो, धोखे से साइन करवा लो, क्या वो कंसेंट बनी जाएगी? आपको तो पता ही नहीं था। बात क्लियर है? तो ऑल दीज 5 फैक्टर्स हम पढ़ेंगे सेपरेटली, बट एज ऑफ नाउ वेरी सिंपल, अगर आप इन 5 फैक्टर्स से कंसेंट लेते हो उसको फ्री कंसेंट नहीं बोला जाएगा, और अगर उस रीजन से कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। क्लियर है? जैसे चलिए अगला देखें, तो तब एग्जांपल सिखाती हूँ। नेक्स्ट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। ना उसमें लिखा हुआ था ना पीछे सेक्शन 10 के हिसाब से लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट समझे ना, कोई भी काम करना उसके पीछे ऑब्जेक्ट होगा, तो योर ऑब्जेक्ट शुड बी लीगल। लॉफुल का मतलब लीगली अलाउड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लॉफुल ऑब्जेक्ट, थैंक गॉड उस पर कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है हमारे पास। लॉफुल ऑब्जेक्ट लेट्स से ए बी सी, ओके, इन दोनों का हमेशा चतुर्थ आंकड़ा रहता है, ठीक है, दोनों ही हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। किसी बात पे फाइट हो गई तो क्या किया, ए ने सी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट, यू नो कॉन्ट्रैक्ट मर्डर, सुपारी देना थोड़ा बहुत सुना होगा आप लोगों ने। ए ने सी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट फॉर व्हाट, टू किल बी। मार दो इसको, कितने रुपीज में, 50,000। बताइए क्या ये लॉफुल ऑब्जेक्ट हो रहा है? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है, ए और सी। ए ने सी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, इफ यू विल किल बी आई विल पे यू 50,000, ठीक है ना। एज ऑफ नाउ कंसिडरेशन है, अग्रीमेंट भी है, ऑफर एक्सेप्टेंस है। सी ए ने ऑफर दिया, सी ने एक्सेप्ट किया, ऑफर एक्सेप्टेंस भी हो गया, कंसिडरेशन भी हो गया। इनफोर्सेबल बाय लॉ होगा क्या, नहीं, रीजन भी लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट मीन्स कल दिन अगर सी बी का मर्डर कर देता है एंड लेटर ऑन पैसा डिमांड करता है किससे, ए से, अगर ए ने डिनाई कर दिया, सी सारा एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। सी ने लेट्स से मर्डर कर दिया, लेटर ऑन ही डिमांड्स मनी फ्रॉम ए एंड लेट्स से ए डिनाई द मनी, ठीक है, किस बात के पैसे, मैंने कब कहा। इन दैट केस क्या सी कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, नहीं, क्यों नहीं, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। अब क्या ये बात मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत है कि ऐसा करना अलाउड नहीं होगा? सी हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग कहती है कि ये अलाउड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? आप दोनों पार्टनर्स हो, ठीक है, बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो। एक बार आपको लगा, आपके एक पार्टनर को लगा यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठीक है, थोड़ा बहुत इलीगल तरीके से भी कर ले तो चलेगा। अब आप लोगों ने स्मगलिंग चालू कर दिया, स्मगलिंग बिजनेस अब बढ़िया चल रहा है, पैसे कमा रहे हैं, सब ठीक चल रहा है। लेट्स से किसी दिन आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, ओके, पैसा दबा के निकल लिया फॉरन। इन दैट केस क्या आप कोई लीगल एक्शन ले सकते हो ना? कॉन्ट्रैक्ट तो हम आज पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से पहले भी हमको एक बात क्लियर थी कि हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। रीजन भी हम कोर्ट में जाके बताएंगे हम स्मगलिंग करते, कोर्ट पहले हमको अंदर कर देगी। बात क्लियर है ना? तो एनफोर्सेबिलिटी तो आएगी ही नहीं। अब बताइए क्या इसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना जरूरी था? ये तो हमको पहले से पता था ना। So there are many things which you already learned, उसी को थोड़ा मोल्ड करके मुझे आपको एक सोफिस्टिकेटेड एक्ट पढ़ाना है। बात क्लियर है? ऐसा कुछ नया मैं आपको सिखाने वाली नहीं हूँ। आपको भी समझ आएगा कि अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सब अलाउड नहीं होगा, लीगल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बाय द वे इट्स लॉफुल ऑब्जेक्ट नॉट लॉ। ओके नेक्स्ट, अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसिवली not declared expressively void, ठीक है। Now this is important, हमारे लिए something new। Agreement not declared expressively void, ठीक है। Agreement not declared expressively void। Now agreement, contract के लिए agreement होना जरूरी है। हमने ऑलरेडी देखा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। नाउ देयर आर सर्टेन अग्रीमेंट्स व्हिच आर स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट, बोलिए लॉ मेकर्स बोलिए। मैम ये वॉइड क्या होता है, ये वर्ड नहीं समझ आया। वॉइड मीन्स जिसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको लीगली एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। बात क्लियर है? अच्छा, अग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड एक्सप्रेसिवली वॉइड कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, वो अग्रीमेंट जो स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कराए जा सकते, पहले आपको डिक्लेयर कर दिया, सर्टेन लिस्ट बता दी कि अगर ये टाइप के अग्रीमेंट्स है तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल बताइए,
रिस्ट्रेंट इन ट्रेड, ठीक है, क्या बोला मैंने, रिस्ट्रेंट इन ट्रेड, रिस्ट्रेंट का मतलब रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, ठीक है,